हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन की पहले हम मीनिंग देखते हैं। जब आगतों को निर्गतों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। ये जो इनपुट हैं वो केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि सेवाएं भी हो सकती, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो इनपुट आउटपुट भी, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो उत्पादन में केवल भौतिक वस्तुएं शामिल नहीं होती बल्कि इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे जब हम कपड़े का उत्पादन करते हैं तो इसमें कपास जो है वो इनपुट के फॉर्म में यूज़ होता है और कपड़ा जो है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्शन किसका हुआ? कपड़े का हुआ। और इनपुट क्या हुआ? इसमें कपास हुआ। चीनी का उत्पादन हो रहा है तो चीनी के उत्पादन में प्रोडक्शन हुआ चीनी का, आउटपुट हुआ चीनी, और इनपुट क्या होगा? गन्ना। सेवाएं भी है, जो डॉक्टर, टीचर और लॉयर, ये लोग जो सेवाएं देते हैं ये कहलाते हैं, ये भी एक तरह से प्रोडक्शन ही है। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फलन का हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अपने पहले की वीडियोस में भी हम लोगों ने फलन देखा है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है तो उसे फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन क्या करता है? उत्पादन फलन भी रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जो इनपुट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जो इनपुट लगते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो आउटपुट निकल के आता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक वस्तु की आगतों तथा उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को बताता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहना चाहें तो कहेंगे कि कितना आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितना इनपुट लगेगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा हम बता सकते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से देख सकते हैं। ये Q इक्वल्स टू एफ ऑफ I1 I2 अप टू IN। तो यहाँ पर I1 I2 अप टू IN ये सब कुछ जो है ये सब इनपुट को बता रहे हैं। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, n इनपुट तक के हम इनपुट को दिखा सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। और Q जो है वो प्रोडक्शन को या फिर आउटपुट को बता रहा है। F यहाँ पर फलन है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है। ठीक है, और जब हम इसको यदि और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर केवल दो ही इनपुट है, लेबर और कैपिटल। यहाँ पर लेबर को हम लोग वेरिएबल इनपुट बोलते हैं और कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड इनपुट बोलते हैं। कैपिटल मीन्स जो आसानी से कम समय में जो चेंज नहीं किया जा सकता वो फिक्स्ड वेरिएबल कहलाएगा, और जिसको आसानी से कम समय में चेंज किया जा सकता है वो वेरिएबल इनपुट कहलाएगा। तो यदि हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू एफ ऑफ के एल, जहाँ पर ये जो Q है ये आउटपुट को बता रहा है और K और L ये दो इनपुट है, जिसमें से K कैपिटल को बता रहा है और L लेबर को बता रहा है। इस लेबर को हम लोग वेरिएबल इनपुट भी बोलते हैं और कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड इनपुट भी कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? जब कम समयावधि के लिए प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो वो कहलाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। हम लोग को यदि उत्पादन बढ़ाना है या कम करना है तो हम लोग केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो फिक्स्ड फैक्टर है लाइक मशीन, भूमि, टेक्नोलॉजी, इन सब को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट रिफर्स टू प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनके साथ साथ जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा, इसकी समयावधि इतनी लंबी होती है कि यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे स्केल को ही चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसे पैमाने के प्रतिफल या फिर रिटर्न्स टू स्केल भी
कहते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग पैमाने के प्रतिफल या फिर रिटर्न्स टू स्केल ये भी कहते हैं, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट is defined as the total quantity of goods produced by a firm with the given inputs during a specified period of time. फिजिकल प्रोडक्ट होता है यह फर्म द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं का योग होती है जो दिए हुए आगम के साथ निश्चित समय में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ आगम कैसे होंगे या इनपुट कैसे होंगे? शुरू में जब रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है तब तक उसमें वेरिएबल इनपुट बढ़ाने पर प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तब तक जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाने पर टीपी उस इंक्रीजिंग रेट से तो नहीं बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर टीपी स्थिर हो जाता है और उसके बाद टीपी घटना शुरू कर देता है। जैसे इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि शुरू में जब हम लेबर बढ़ा रहे थे तो जब तक के कुछ जो मशीनरी थी वो अंडर यूटिलाइजेशन में चल रही थी, उस समय जब हम लोगों ने नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया तो इसका जो आउटपुट बढ़ा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। फिर जब मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन होने लगा इसके बाद भी हम लेबर बढ़ाते रहे तो टोटल आउटपुट बढ़ा तो लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। फिर एक टाइम पे ये स्थिर हो गया और उसके बाद भी लेबर बढ़ाने पर ये टीपी फॉल होना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्ट कम होने लगा। इसको हम लोग शेड्यूल में देखते हैं कि ये किस तरह से बढ़ता और घटता है। इसमें देखिए शुरू में जब 0 से 0 1 2 3 शुरू में जब 0 लेबर थे 0 टोटल आउटपुट था। फिर जब पहला लेबर लगाया हमने तो टोटल आउटपुट हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 4। फिर जब हम लोगों ने दूसरा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 10। तो शुरू में जब हम लोगों ने पहला लेबर लगाया तो ये डिफरेंस कितना था 4, तो 4 बढ़ गया। फिर जब हम लोगों ने सेकंड इनपुट लगाया, सेकंड लेबर लगाया तो इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो 6 का इंक्रीज़ हुआ। शुरू में 4 इंक्रीज़ हुआ, बाद में 6, टोटल प्रोडक्ट 6 से इंक्रीज़ हो गया। फिर जब हम लोगों ने थर्ड लेबर लगाया तो यहाँ पर 10 और 18 में डिफरेंस है 8 का, तो ये 8 से इंक्रीज़ हो गया टोटल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने चौथा लेबर लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ 18 से 24 हुआ, मीन्स 6 टोटल प्रोडक्ट में जो टोटल प्रोडक्ट 6 यूनिट से इंक्रीज़ हुआ। मतलब पहले यहाँ पर क्या हुआ 4 से 6, फिर 6 से 8, लेकिन यहाँ पर 8 से क्या हो गया ये 6 से ही इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जब हम लोगों ने पांचवा लेबर लगाया तो ये 24 से 28 हुआ, मतलब टोटल प्रोडक्ट में केवल 4 यूनिट की ही वृद्धि हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब छठवा लेबर लगाया तो ये 30 हो गया, मतलब 2 ही टोटल प्रोडक्ट में केवल 2 यूनिट इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है शुरू में ये क्या हुआ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर ये बढ़ रहा है प्लस में है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब पहले 8 था, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हो गया। फिर 7th यूनिट हम लोग जब लगाए तो इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये 0 हो गया। मतलब ये इस समय मैक्सिमम पॉइंट पे अपने टीपी इस समय मैक्सिमम पॉइंट पे। और उसके बाद जब हम लोगों ने 8th लेबर लगाया तो ये हो गया 30 से 28, मतलब यहाँ पर क्या हो गया -2 हो गया। मतलब पहले 30 था टोटल आउटपुट, अब क्या हो गया 28 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो गया। अब टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम होने लगा। तो इस तरह से इसका जो कर्व होता है वो इस तरह से बन जाता है। इस समय ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इस समय ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पर ये स्थिर है और इसके बाद ये टोटल प्रोडक्ट कम होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट में
क्या होता है कि जब प्रोडक्शन में वेरिएबल इनपुट होते हैं उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी को हम औसत उत्पाद कहते हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम औसत उत्पाद भी कहते हैं। और वेरिएबल इनपुट जो होते हैं उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग औसत उत्पाद कहते हैं। It is defined as the amount of output produced per unit of the variable factor employed। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जितना है उसमें से लेबर इनपुट, जितने लेबर एम्प्लॉय किए गए, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। जैसे यदि 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है और यदि टीपी है 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और 10 यूनिट, टीपी 10 यूनिट है, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट है वो 10 है और जो लेबर एम्प्लॉयड है वो 5 है, तो एपी हो जाएगा 2 यूनिट्स। इसका एपी शेड्यूल देख लेते हैं हम लोग। शेड्यूल में जैसे जब 0 इनपुट था तो 0 टोटल प्रोडक्ट था, फिर जब पहला इनपुट लगाया तो क्या हो गया, इसमें टोटल प्रोडक्ट में 4 यूनिट्स इंक्रीज़ हो गया। दूसरा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट में 6 यूनिट इंक्रीज़ हो गया, तो 6 यूनिट इंक्रीज़ हुआ और टोटल प्रोडक्ट हो गया 10। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ लेबर। तो पहले यूनिट के लिए हम लोग जब एपी निकालते हैं तो 0/0 इक्वल्स टू 0, फिर 4/1 यहाँ पर हो जाएगा 4/1, तो 4 हो जाएगा ये। तीसरे में क्या हो जाएगा 10/2, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से बाकी सब भी हम निकालेंगे। 28/8 इक्वल्स टू 3.5। नेक्स्ट है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, अन्य कारकों के समान रहने पर सीमांत उत्पाद वह अतिरिक्त उत्पादन है जो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने के कारण प्राप्त होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट is defined as the change in TP resulting from the employment of an additional unit of a variable factor। मतलब एक additional unit को employ करने पर जो change होता है उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग इस रिलेशनशिप के थ्रू दिखा सकते हैं, इस फॉर्मूले से एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर इनपुट। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, ये यहाँ से हम एमपी निकाल सकते हैं। एमपी को कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है, एमपी एन इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर एन है वो एन जो है वो नंबर ऑफ लेबर यूनिट को दिखा रहा है। एमपी शेड्यूल देखते हैं। इसमें जब लेबर 0 है तो टीपी 0 है, एमपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब लेबर हम लोगों ने 1 यूनिट पहला लेबर लगाया है तो टीपी हो गया 4। तो पहले क्या था, टीपी का जो था, टीपी जो था वो 4 था, बाद में 0 था, बाद में 4 हो गया। तो एमपी क्या होता है, एमपी ऑफ एन इक्वल्स टू टीपी ऑफ एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अभी हम लोगों ने देखा तो टीपी एन क्या है 4 और टीपी एन माइनस 1 है 0, तो ये क्या हो जाएगा 4। एमपी एन मतलब फर्स्ट यूनिट के लिए, या यहाँ पे सेकंड यूनिट के लिए ले लेते हैं हम लोग। तो जब MP2 होगा तो MP2 होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट के लिए देखते हैं, यहाँ पे ये TP 10 है और लेबर है 2। यहाँ पर चेंज कितना हुआ लेबर में, 1 का, 1 से 2 हुआ, तो लेबर में चेंज कितना हुआ 1 का, और यहाँ पर इसमें चेंज कितना हुआ 4 से 10 का हुआ, मतलब 6 का चेंज हुआ। एक और फॉर्मूला था हमारे पास एमपी कैलकुलेट करने का, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल इनपुट। यहाँ पर लेबर है तो ये क्या हो गया 6/1, तो ये क्या हो जाएगा 6।
इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, TP(n) है हमारे पास में 10 और पिछला वाला TP(n-1) है 4, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग MP निकालते हैं del TP/del L से। 8th यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, ये 28 है, तो 28 - 30 - 2 हो जाएगा MP। तो इसमें इतना ही, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि TP, MP और AP में क्या रिलेशनशिप होता है।